सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम विनय राज चौधरी है और मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ और मैंने बीटेक आईआईटी दिल्ली से 2014 में पास आउट किया है। ओके, सो आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है। राइट, ओके। सो अटेम्प्ट कौन सा होने आ रहा है सर? मेरा ये 6th अटैम्प्ट है और 4th इंटरव्यू है। 4th इंटरव्यू। ओके, सो बात की जाए सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो सबसे पहले ये बताइए इंटरव्यू कैसा रहा सर आपका? इंटरव्यू अच्छा था और काफ़ी मैं टेलीकॉम सेक्टर में अभी कार्यरत हूँ, तो मुझसे काफ़ी टेलीकॉम सेक्टर के इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ और टेक्नोलॉजी इन जनरल डिस्कस हुई, जो कि मैं मानता हूँ अच्छा रहा मेरे लिए। राइट, सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सर आपसे अभी? मेरे से जैसे 5G में आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट का इसमें क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या चैलेंजेस इसमें आने वाले टाइम में होंगे। उसके अलावा BSNL क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और उसके अलावा AI, ब्लॉकचेन ऐसे सेक्टर्स पे। उसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रिकल मेरा ऑप्शनल है, तो मुझसे पावर सेक्टर के इश्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, AT&C लॉसेस, राजस्थान में AT&C लॉसेस, इस प्रकार का डिस्कशन हुआ। उसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और लिथियम आयन बैटरीज, तो इन सभी पे डिस्कशन हुआ। उसके अलावा IR में प्रेजेंटली इंडिया US में क्या इश्यूज़ और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट कवर इंडिया का, एग्रीकल्चर को हम कैसे कार्बन न्यूट्रल बनाएं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मुझसे पूछे। राइट, ओके। सो सर जो डैफ होता है, डैफ से रिलेटेड कौन सा पूछे गए? डेफ से हाँ, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है जो कि जाना जाता है हमारे यहाँ से आर्मी कंट्रीब्यूशन के लिए और शहीदों के लिए, तो उस पर कि क्यों ऐसा है, इस प्रकार का ज़्यादा लोग झुंझुनू से क्यों आर्मी में होते हैं, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। राजस्थान से क्वेश्चंस पूछे गए और मेरे सेक्टर से पूछे गए। राइट, ओके। सो सर इंटरव्यू में डैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डैप को कैसे तैयार किया, क्योंकि आपका तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। डेफ को तो हम वही है कि कीवर्ड्स को लेके और उस पर प्रोबेबल क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। अगर कोई भी अगर इस पर थोड़ा भी वर्क करता है तो हम वो एंटिसिपेट कर पाते हैं, जैसे कि, और हम डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसे झुंझुनू के लिए मैंने हमारे यहाँ के लोगों से भी डिस्कशन किया, तो जो जनरल डिस्कशन में जो एक आम आदमी झुंझुनू के बारे में क्या जानता है, हमें उसमें बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस स्तर पर जैसे टेलीकॉम में बात करें तो आज का मुख्य मुद्दा है कि भाई 5G आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो एक एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है। लेकिन वैसे टेलीकॉम में काफ़ी डीप में भी हम जा सकते हैं तैयारी में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आमतौर पर जिन चीज़ों पे ज़्यादा बात होती है और जो जनरल अवेयरनेस में है, उन इश्यूज़ को हमें पकड़ना चाहिए। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी अनअकैडमी पर अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसके तहत आप अभी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है मात्र 299 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी IIT JEE 8th से 12th की तैयारी या फिर बात करें नीट UG की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगी जो क्लासेस टॉप एडुकेटर के साथ मिलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी। साथ ही आपको जो बोर्ड क्लासेस हैं उसकी गाइडेंस दी जाएगी, और साथ ही आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग दिया जाएगा एंड एकेडमिक कैरियर काउंसलिंग भी दी जाएगी। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज कर सकते हो। ये हैवी डिस्काउंट 30 तारीख तक है, सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही मैं आपको बता दूं अनअकैडमी गोल्ड के बारे में। अभी अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन है, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें या प्लस कॉम्बो की बात करें या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, उस पर अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है 20% का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो मेरा कोड स्टूडेंट तो जरूर यूज करें 20% डिस्काउंट के लिए। आगे मैं आपको बता दूं UPSC CSE कॉम्बैट के बारे में, जो कि 1 मई को सुबह 11 बजे से होने वाला है, जिसमें टोटल 56 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होंगे। ये GS का होने वाला है, ये प्रीलिम्स स्पेशल है। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें आप 4 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। ये जो क्वेश्चन है वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप गेमिफाइड एक्सपीरियंस में टेस्ट दे पाओगे। साथ ही यहाँ पर आप लाइव टेस्ट दोगे और आपकी रैंकिंग जानने को मिलेगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। सो गाइस अगेन मैं आपको बता दूं, जो कॉम्बैट है UPSC CSE 1 मई को होने वाला है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। सो अराउंड आपके इंटरव्यू में कितने मिनट चला हुआ सर? मैंने नोट नहीं किया, बट लगभग 30-35 मिनट्स आई थिंक। ओके, सो सर अगर बात की जाए जैसे कि इंटरव्यू देते हो आप, तो इंटरव्यू के पहले आप मॉक वगैरह भी देते होगे, तो मॉक कितने हेल्पफुल लगते हैं इंटरव्यू के लिए सर? मॉक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और
क्योंकि मॉक में बेसिकली हमें वो प्रैक्टिस पूरा करने के लिए मिलती है, स्पेशली फॉर जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा कि उतना हमें आदत नहीं होती है बोलने की, और कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत बोस्ट कर रहे हैं अपने बारे में, या इस तरह की फीलिंग्स हमें जनरली लगती हैं। लेकिन वो क्योंकि जो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 25 मिनट में आपका पर्सनैलिटी जज करना है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि हम अपना बेस्ट कैसे वहाँ ला पाएँ। तो उसके लिए कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा बदलाव उसमें लाती हैं, तो वो मॉक से आपको डेफिनेटली उसमें प्रैक्टिस मिलती है, और प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्टर्स भी वो लोग आपको बताते हैं। तो ओवरऑल मैं मानता हूँ कि 3 से 4 मॉक ज़रूर देने चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। और दूसरा लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मॉक में, क्योंकि आपको कई प्रकार की राय मिलती है, जैसे मुझे अभी भी 3-4 मॉक्स में कुछ में बहुत अच्छा तो कुछ में बहुत बेकार, मतलब हर तरीके का आपको इनपुट मिलता है, तो हम बहुत डिस्करेज भी उस चीज़ से होते हैं। तो उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए कि इंटरव्यू के क्लोज हमें ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स ना मिल जाएँ, तो उसके लिए हम इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्शन करते टाइम थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। राइट सर, ओके। सो अभी जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते इंटरव्यू के टाइम पे, तो उनको कैसे रिप्लाई करने का कोशिश करते थे? उसमें हमें साफ तौर पर बताना चाहिए कि ये मेरी जानकारी में नहीं है, या मैं ये अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इस पर अभी कुछ और विचार नहीं कर पा रहा हूँ, और उसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि मैं इस पर आगे मतलब ज़रूर देखूँगा। तो ऐसा हुआ 1-2 जगह पे जहाँ बोर्ड मेंबर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि इस पर आप इस बारे में पढ़िए, और ऐसा, तो वो हम ऑनेस्टली वहाँ पर बताना चाहिए। राइट, ओके। सो सर, आपकी जर्नी है काफ़ी लंबी हो चुकी है, करीब 6 साल आपने, तो कब से तैयारी स्टार्ट की थी, और आप यूपीएससी प्रिपरेशन में क्यों आए, कहाँ से मोटिवेशन मिला, या क्या पर्पस था? मैं 2014 में मैंने बीटेक किया आईटी दिल्ली से, उसके बाद मैं सिस्को बेंगलोर में कार्य कर रहा था। तो मेरा परिवेश ग्रामीण परिवेश से है, और जिसके कारण मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कुछ इम्पैक्टफुल काम करना है। तो लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में एमएनसी में जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर जाता तो बेहतर कंट्रीब्यूशन कर पाता। तो एक ड्रीम उस टाइम मैंने वहाँ जाकर देखा। फिर मैंने जनवरी 2015 में मैंने जॉब छोड़कर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। फिर मैंने तैयारी शुरू की। 2016 इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं सेलेक्ट हुआ और मुझे इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज मिली, जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। उसी के साथ साथ बीच में मुझे जितना भी समय मिला, 1-2 साल में नहीं दे पाया अटेम्प्ट्स, तो मैंने कंटिन्यू किया और इसको परस्यू किया। ओके, सो सर आपने ये जो आपने अटेम्प्ट दिए 6 के 6 अटेम्प्ट, इसमें बताइए सर आपने कौन सा अटेम्प्ट कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रीलिम्स हुआ? मैंने 2015 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। मेरी मेंस की कोई प्रिपरेशन उस समय थी नहीं। और उसके बाद 16 में मुझे इंटरव्यू कॉल आया, पर मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ और मैं लगभग 20 नंबर से उसमें रह गया था। उसके बाद 17 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया और लगभग 11 मार्क्स से मैं लिस्ट से बाहर था। उसके बाद 18 में मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया और मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उसके बाद 19 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, जिसमें अगेन आई वाज नॉट सेलेक्टेड। फिर 20 में मैं अटैम्प्ट नहीं दे पाया क्योंकि जो मैं सर्विसेज में अभी वर्किंग हूँ, तो फिर उसके बाद ये मेरा छठा अटैम्प्ट 2021 में है। राइट, ओके। सो आपको जर्नी की प्रिपरेशन काफ़ी लंबी हो गई है। सो बात की जाए सर अपनी स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी जो आपने स्टार्टिंग में बनाई थी वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे, और लास्ट टाइम में अभी जैसे लास्ट अटैम्प्ट चल रहे हैं तो इस टाइम आप क्या करते हो? स्ट्रेटजी तो हम इवॉल्व होती रहती है क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ्स भी विद टाइम चेंज होती रहती है। जैसा मेरे केस में क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शनल है, तो एक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाता है, जिससे जीएस में मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। तो बट स्टिल मैंने इलेक्ट्रिकल को अपना मेन पिलर इसमें बना के रखा, क्योंकि वो एक एश्योर करता है कि एक अच्छे मार्क्स अगर ऑप्शनल में एश्योर उससे हो जाते हैं, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट और लेंदी ऑप्शनल में मानता हूँ इलेक्ट्रिकल को। तो उसके अलावा लेकिन जो चेंज मुझे लगे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, जो मैं मतलब वो एक ऐसी लग्जरी रही जो मैं नहीं कर पाया इलेक्ट्रिकल के कारण या बाकी चीज़ों के जॉब के कारण, तो उसका मुझे लगा कि वो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए था। और अभी इंटरव्यू स्टेज पे मैंने इस बार उसको पिछले कुछ महीनों में अच्छे से किया, तो मुझे उसका फ़ायदा भी लगा। राइट सर, सो आपने 5 या 6 प्रीलिम्स, कितने प्रीलिम्स क्लियर किए? मैंने 5 प्रीलिम्स क्लियर किए। 5 प्रीलिम्स। तो सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए खास तौर पे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो स्पेशली आप प्रीलिम्स के लिए क्या करते हो, लास्ट टाइम पे क्या करते हो?
प्रीलिम्स में हमारी कवरेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़े नहीं, चाहे बेसिक कवर करें उसका, जैसे एनवायरनमेंट, कल्चर जैसे, तो पूरी तरह छोड़ देने से बेहतर है कि एटलीस्ट हम कुछ एक बेसिक सोर्स उसका कवर करें। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ को इनिशियल अटैम्प्ट में एनसीईआरटीज़ को बहुत वैल्यू किया है, और मल्टीपल टाइम्स मैंने उनको रिवाइज़ किया है। तो 4-4 5-5 बार रिवीजन आपको करने चाहिए, और जैसे फैक्ट शीट्स बना लेनी चाहिए, तो जिससे हम क्विकली रिवाइज़ कर पाएँ। तो मेरा फोकस ये रहता था कि कैसे बुक्स को क्विकली मैं कैसे रिवाइज़ कर पाऊँ फर्स्ट रीडिंग के बाद, तो उसके कैसे फैक्ट्स कैसे निकाल लिए जाएँ, या नोट्स किसी के हम यूज़ करें। एनसीईआरटीज़ मेन है, उसके अलावा जैसे मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे जो वीडियोस डेली करंट इश्यूज़ के, ओनली आईएएस का बहुत अच्छा एक एनालिसिस आता है, वो मैंने इवन ऐसा हुआ है कि 1 महीना पहले मैं शुरू करके और पूरे साल के वो मैं कवर करता था, तो उससे और उसके बैकग्राउंड से फिर जो हम स्टैटिक कवर करते हैं। लेकिन उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स में अटैम्प्ट करना, और वहाँ पर एनी केस हमें 40, 45, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन गारंटेड मैनर में नहीं आ रहे होते हैं। तो उनके लिए हमें जो हमारा बेस्ट वहाँ पर जो सोच पा रहे हैं, एक इंटेलिजेंट गेस जिसे कहूँगा, कि अगर हम 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसमें मैंने हमेशा 90+ अटैम्प्ट किए, और वो मुझे लगा कि एक मेरे लिए पॉजिटिव रहा हमेशा। राइट सर। सो मैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि वो मैक्सिमम अटैम्प्ट करने का कोशिश करते हैं। तो सच में एलिमिनेशन मेथड जो करते हैं यूज़, तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है ना सर? तो ऐसा नहीं कि हवा में कर रहे हैं। डेफिनेटली, मतलब वो नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक्चुअल में होता क्या है, जो एलिमिनेशन और जो ट्रिक्स जिनको वो लोग बोलते हैं, वो भी एक्चुअली आपको पढ़ने से ही आ रही होती है, क्योंकि एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए पढ़ेंगे, तो हमें जैसे राजस्थान में किस तरह के नाम होते हैं, केरल में किस तरह के नाम होते हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, और वो देखने में लगता है कि इट वाज ए गेस, बट उसके पीछे एटलीस्ट कुछ तो हम प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमाइज़ कर पाते हैं उसके कारण। और फिर क्योंकि कट ऑफ जो है वो मतलब वो भी अब जैसे देख रहे हैं 50% से कम रहती है, तो उसमें ज़रूरी है कि हम प्रोबेबिलिस्टिक मैनर में उसको देखें। राइट, ओके। सो सर, जैसे कि क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट प्रीलिम्स बार बार निकाल लेते हैं, तो आपके सेम केस में वैसे ही रहा। तो क्या सर, जो स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ते थे, अब आप ऐसा ही ठीक है, प्रीलिम्स देना है, 2-4-10 दिन देखा, उस तरीके से हो जाता है, फिर उसी एफिशिएंसी के साथ आप रेगुलर पढ़ते रहते हो, जैसे फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में पढ़ते थे? इसमें एक चीज़ है कि ये बहुत एक मतलब बेकार साइकिल, जो मुझे भी इसका नुकसान हुआ कुछ हद तक, कि अगर हम कंटिन्यूसली अगर प्रीलिम्स निकालते हैं, तो हमें मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलता है। और मेंस इज़ द मेन एग्ज़ाम एक्चुअली, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होना होता है। तो मैं मानता हूँ कि मेंस की हमारी प्रिपरेशन एक्चुअली मैटर करती है। इट डज़ नॉट मैटर कि अगर प्रीलिम्स हम 1 साल बाद, 2 साल बाद निकाल लें, पर व्हेनेवर वी गेट अ चांस टू राइट मेंस फाइनली, वो हमारा एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट उसमें रहना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी इसमें मेंस सेंटर्ड होनी चाहिए। उसके अलावा लेकिन ये रहता है, क्योंकि इस साइकिल में फिर टाइम नहीं मिलता है, तो उस कारण से मेरा हमेशा प्री में 1.5 महीने, लगभग 1.5 से 2 महीना में, लेकिन हर बार मैंने प्रीलिम्स में अपना कवरेज बढ़ाया है, अपना नॉलेज बेस को बढ़ाने की कोशिश की है। राइट, तो वो वॉज नेवर ईजी। राइट सर, ओके। सर, जो प्रीलिम्स के मार्क्स है, तो ज़्यादा मार्क्स फ्लक्चुएशन होते हैं आपके जब रिजल्ट आते हैं, या फिर एवरेज जो आपका रहता है उसी में रहते हैं? मेरा प्रीलिम्स का स्कोर अच्छा रहा है, मैं हमेशा कंफर्टेबली मेरा क्लियर हुआ। इस बार भी मेरा स्कोर जो मैंने जोड़ा था वो 105+ बन रहा था, लास्ट टाइम भी वो उसी प्रकार था। और एक बार जब मेरा नहीं हुआ तो मैं 6 मार्क्स से कट ऑफ से बाहर था। ओके। सो अभी हम मेंस की बात कर रहे थे, आपने मेंस के बारे में बताया कि मेंस पे फोकस करना चाहिए। सो स्पेशली आप मेंस के लिए क्या करते हो? और जैसे कि आपको पता भी चल गया कि ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, मेंस के लिए कम टाइम मिलता है, तो फिर क्या करते हैं? हाँ, जो आप मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे कि किसी के लिए आंसर राइटिंग एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो सकता है, और किसी और के लिए वो थोड़ा नेचुरली भी हो सकता है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस में हमारे मार्क्स किस चीज़ में कट रहे हैं। जैसे मेरे लिए 3rd 4th अटैम्प्ट में वो था नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मैं अटैम्प्ट करता था, वो हमेशा कम रह जाता था। तो मैं स्पीड एक लेवल से ज़्यादा फास्ट में नहीं लिख पाता था। इसका कारण केवल आंसर राइटिंग नहीं होता है, इसका कारण रिवीजन भी होता है कि आप कितना पॉइंट्स आप क्विकली रिमेंबर कर पाते हैं।
तो फिर आपको उसके लिए देखना होगा कि वो टाइम जा कहाँ रहा है। इवन मैंने एक टाइम पे मैंने ये भी कोशिश की कि मैं फ़ास्ट कैसे लिख सकता हूँ, हो सकता है हमारा कितना टाइम लिखने में जाता है, या किस प्रकार से हम उसके अंदर पॉइंट्स लिखें कि हम क्विकली एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर उसके अंदर फिल कर दें। तो उस सेंस में मुझे लगता है हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रिवीजन की कमी है, कवरेज की कमी है, आंसर राइटिंग की कमी है, आंसर राइटिंग स्टाइल पॉइंट वाइज लिखना है उसकी कमी है, और उस पर स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना और उस पर स्पेसिफिकली वर्क करना। हमें बेस्ट किसी भी चीज़ में बनने की ज़रूरत नहीं है। Right. हमें हमारी एक एक करके एक एक वीकनेस अगर हम दूर करते रहें तो डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होता है उससे। राइट। सो जैसे कि आपने 5 मेंस लिखे हैं सर, तो अगर बात की जाए जो एथिक्स और ऐसे होता है, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि ये पेपर अच्छे नहीं रहते हैं नॉर्मली, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके साथ क्या सीन रहा? ऐसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जो ऐसे लिखा वो टोटली अनप्रिपेयर्ड था और मुझे बहुत ज़्यादा बेकार मार्क्स उसके अंदर मिले थे। तो क्योंकि मुझे मतलब ऐसे राइटिंग मैंने फर्स्ट ऐसे वहीं लिखा। फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने जस्ट उसी पे मुश्किल से 2 दिन कार्य किया, और जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की कि एक ओवरऑल एक थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से लिख दें, एक फ्लो मेंटेन हो जाए, बस इसी को किया तो मेरे 144 मार्क्स नेक्स्ट अटैम्प्ट में आए थे। तो उसके बाद मेरे एस्से में अच्छे मार्क्स रहे। तो उसी का मेन पॉइंट है कि हमें स्ट्रक्चर में लिखना, कॉम्प्रिहेंसिव लिखना, एक फ्लो के साथ लिखना, तो इन चीज़ों पे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना और एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ लिखना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए डाइवर्स टॉपिक्स पे ऐसे लिखने की, और इसमें डरना नहीं चाहिए। काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि ऐसे इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग आवर थॉट्स इन 10 मिनट्स। हमें ब्रेनस्टॉर्म करके जो भी हम सोच पा रहे हैं उनको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लाना और फिर उसको लिखना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन पे हमें वर्क करना चाहिए। और उसके अलावा ऐसे में इस बार क्योंकि मैंने 2 साल बाद दिया था, तो काफ़ी सारी बुक्स भी जो मैंने पढ़ी इस दौरान उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि जो जिस तरह के फ़िलोसॉफिकल एसेस आए हैं इस बार, तो उसमें अगर हमने कुछ बुक्स पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें अगर हम रिकलेक्ट कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो वो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल और वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने वाले। राइट सर। सो अभी आप काफ़ी कूल हो सर, और इतनी लंबी प्रिपरेशन रही है आपकी सर, फाइनली सिलेक्शन नहीं मिला, तो सर अपने आप को इतना कूल और मोटिवेट कैसे रख पा रहे हो सर? कूल और मोटिवेट तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये आसान है या मेरे लिए बहुत आसान रहा। इट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट, और मेरे लिए भी इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इसे एक टाइम लगता है हमें ओवरकम करने के लिए। बट अल्टीमेटली मतलब वी हैव टू लिव विद व्हाट इज़ द रियलिटी। और हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है, उस पर हम काम करें, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम एक्सेप्ट कर पाएँ, और हमें विजडम हो कि हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएँ। राइट सर। तो उसके अलावा मैंने, लेकिन जब तक मैं प्रिपरेशन में हूँ तो मैंने हमेशा, इवन इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग, तो हमेशा ये कोशिश की है कि कौन से एलिमेंट्स पे मैं वर्क कर सकता हूँ जो मेरे प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। जैसे अगर मुझे ज़्यादा मैं इंटरव्यू में अच्छा करना है तो मुझे जैसे सेशंस लेना, प्रेजेंटेशंस देना, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर मुझे ऑफिस में मिलेंगी तो आई विल क्विकली ग्रैब देम, क्योंकि वो अल्टीमेटली दे विल हेल्प मी डेवलप। और इसी प्रकार से राइटिंग में, जैसे मैंने कहा एस्से में बुक रीडिंग, तो जितना आप बुक्स पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट वाली तरह की बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमारे पास अच्छे पॉइंट्स आते हैं और अच्छे पर्सपेक्टिव्स आते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। राइट सर। सो जैसे कि प्रीलिम्स के रिजल्ट आते ही सर देखा आपने फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, देन आपको अगला प्रीलिम्स देना है 2, 4, 10 दिन या 15 दिन के अंदर, तो सर उस टाइम पे क्या करते थे इतना, मतलब कि अपने आप को एक मतलब इतने बड़े रिजल्ट ना होना, सफल ना होना, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो फिर से? ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि जैसे मुझे याद है एक बार 17 दिन थे केवल प्रिपरेशन के लिए, और ऐसा होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता हम फुल फ्लेजेड मैनर में नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा इट विल हेल्प कि अगर हम थोड़ा सा पहले से एटलीस्ट थोड़ा टच में रहें चीज़ों के, चाहे हम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तब, पर रिजल्ट तक हम कम से कम जैसे अखबार पढ़ लेना हो गया, या फिर कोई टेस्ट पेपर्स दे दिए हमने बहुत सारे उन दिनों में, तो जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लग रही हैं एटलीस्ट हम कुछ करें, ब्लैंक एकदम नहीं हो जाए। उसके बाद अब डेफिनेटली अगर जैसे मैंने इतनी लग्जरी ली है कि मैं रिजल्ट तक मैं आराम कर रहा था, तो मुझे फिर उसको कंपनसेट करना होगा, तो वो मोटिवेशन फिर मेरे को रहता था। और उस 15-17 दिन में तो उसमें ये हेल्प करता है कि अगर स्टैटिक आपका बहुत अच्छे से कवर्ड है और उसके नोट्स वगैरह, आपके फैक्ट शीट्स वगैरह प्रिपेयर्ड हैं,
तो वो आपको एक कॉन्फिडेंट रहता है कि एटलीस्ट उसको आप अच्छे से कर लेंगे। तो फिर देन इट इज़ अबाउट करंट, तो आप उस 10-15 दिन में करंट अफेयर्स को क्विकली टच करते हैं। राइट सर। सो जो सर नोट्स वगैरह हैं आपके, तो जो स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे उन्हीं को पढ़ रहे हो, फिर नए भी बनाते रहते हो? नहीं, हर बार जैसे जितना समय मिलता है आप उतना, देयर इज़ नो एंड। राइट सर। आप हमेशा, आप कभी भी एश्योर नहीं हो सकते कि हो ही जाएगा प्रीलिम्स में, और ये तो एक स्टैटिस्टिकल चैलेंज है, क्योंकि और जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सीट्स भी मतलब प्रीलिम्स से क्वालिफाइड की सीट्स बहुत कम हुई हैं पिछले टाइम में, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें ये। तो हम जितना समय मिलता है उतनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने हमेशा मेरे जो नोट्स हैं या वो है उनको इम्प्रूव किया है। बट हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि हम नया करने के चक्कर में हमारा बेस जो है वो वीक नहीं हो जाए। बट हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि पुराने में क्या कमियां हैं और कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, उसको हमें नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसको भी, इवन दो हम अच्छे मार्जिन से हुए, नेक्स्ट टाइम हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए। राइट सर। हालांकि हमने इस बात की है कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट क्या रहे, आपने थोड़ा बताया, इसको सर डिटेल में बताइए थोड़ा सा सर। स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो भी आपकी इस जर्नी में लगा। स्ट्रॉन्गेस्ट जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रिकल में मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल में सेकंड अटैम्प्ट से ही बहुत अच्छा स्कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहा, और एसए में भी मेरा ठीक ठाक अटैम्प्ट रहा। और उसके अलावा लेकिन वीकेस्ट में जैसे जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना क्विकली, और करंट अफेयर्स के साथ भी जैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़पेपर बहुत रेगुलरली नहीं फॉलो कर पाया कई बार, तो उसके कारण मुझे एक चैलेंज, एग्ज़ाम टाइम में एक चैलेंज वो बन जाता था। राइट। ओके सर, अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपने ऐसी क्या कमियां करी हैं, आपने हालांकि बताया इस पर, लेकिन सर स्टूडेंट्स को क्या ऐसी कमियां नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग से क्या अप्रोच अपनाना चाहिए ताकि वो जल्दी सिलेक्शन ले सके अपने अटेम्प्ट? तो अल्टीमेटली आपका फोकस होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन पे। तो जैसे कि जब हम प्लान करते हैं, जैसे मैंने ये किया कि मैं बहुत क्विकली जंप कर गया। जनवरी 15 में मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की, और शायद जून में मैंने प्रीलिम्स के लिए मैं अपीयर हो गया। तो मेरे मेंस की बेसिकली 0 प्रिपरेशन थी। तो वो अगर शायद मैं 15 की बजाय 16 में अटैम्प्ट करता, और एक तो उस टाइम बहुत लंबा हमें लगता है कि हम 15 में हैं, 16 में एग्ज़ाम देंगे, 17 में रिजल्ट आएगा, बट इन लॉन्ग टर्म दैट इज़ मच बेटर। तो हमारा टाइम का प्लानिंग, हमारा ऑप्शनल का प्लानिंग, जैसे ऑप्शनल में भी एक नेचुरल चॉइस था मेरे लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट शायद मैं अगर मतलब किसी दूसरे ऑप्शनल जैसे मैथमेटिक्स या ऐसा करता तो शायद मैं उसमें बेहतर कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मेरे लिए इतना उसके बाद भी एक डिफ़िकल्ट रहा, उतना एज मुझे इलेक्ट्रिकल में नहीं मिल पाया, और जीएस में मुझे काफ़ी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो वो ऑप्शनल चॉइस में भी इन चीज़ों में हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, और जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर कवर करना, लेकिन ओवरऑल हमें एग्ज़ाम सेंट्रिक, जैसे अल्टीमेटली मेंस में हमें क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं, तो हमारी प्रिपरेशन उसी के सेंटर्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो आपने सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग लिया? मैंने क्लासरूम कोचिंग कहीं नहीं लिया है, लेकिन मैंने वीडियो क्लासेस लेटर, इवन नॉट इन फर्स्ट 2 टर्म्स बट लेटर स्टेजेस में मैंने जैसे बताया यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए मैंने मल्टीपल कोचिंग्स में आंसर राइटिंग की है। ओके, सो एवरेज कितने घंटे पढ़ लेते हो सर आप? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं 5-6 घंटे, लेकिन मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैं 5-6 घंटे पढ़ लूँ तो विल बी हैप्पी। ओके, सो जो कैडर होता है सर, कैडर क्या सोच के प्रेफरेंस दिया है, फिर कौन सा कैडर आपने? कैडर मैं राजस्थान से हूँ, मेरा फर्स्ट मैंने राजस्थान भरा है, और उसके बाद तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है अभी जोन वाइज, तो उसी में सभी जोन्स को भरना होता है उसके अंदर, तो उसी प्रकार से मैंने भरा है। राइट। सो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को सर? लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सिविल सर्विसेज मतलब एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास होता है। ये अपॉर्चुनिटी है ऑल्सो टू डेवलप आवर सेल्फ, आवर पर्सनैलिटी, टू लर्न, बिकॉज इतने प्रेशर में हम जितना लर्न कर पाते हैं उतना प्रेशर किसी भी और चीज़ से हम लेते नहीं हैं, और उतना वर्क हम अपने ऊपर करते नहीं हैं किसी भी और चीज़ के लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए इसको देखना चाहिए, लेकिन इसी के साथ बहुत इट इज़ स्टैटिस्टिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो परसेंटेज है दैट विल बी लो डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स। तो हो सकता है कि हमारा हो नहीं हो, वो ईश्वर के हाथ में है। तो उसमें हमें अपने आप को बकअप करना चाहिए, और
लॉन्ग टर्म में हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर जो भी इनपुट्स अगर हम अपने आप में वर्क करेंगे तो दे विल बी विद अस। तो अगर आप किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की, या एक मल्टी डायमेंशनल आप सोच रखते होंगे, तो वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट आपके साथ रहेगी। तो पर्सनल डेवलपमेंट पे हमेशा फर्स्ट आपको प्रायोरिटी रहनी चाहिए, मुझे लगता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, विश यू गुड लक। Thank you.